हेलो बच्चों, अगले वीडियो में हम देख रहे हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं या उनकी प्रवृत्तियां। इसमें हम देखेंगे कि भक्ति काल की क्या विशेषता रही। तो इसमें सबसे पहला है कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भाग हैं? वो सगुण और निर्गुण। कौन कौन से हैं? सगुण और निर्गुण में। तो ये सगुण और निर्गुण में बांटा गया। फिर अगली विशेषता, निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निर्गुण, निराकार और घट घट व्याप्त माना। निर्गुण भक्त के जितने भी कवि हैं, इन्होंने ईश्वर को क्या निर्गुण और निराकार, इनका कोई आकार नहीं, और घट घट व्याप्त अर्थात प्रत्येक के हृदय में कण कण में व्याप्त ईश्वर हैं, ये माना इन्होंने। अगली विशेषता, निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व प्रदान है। गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया, अर्थात निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व प्राप्त है। ये तीसरी विशेषता होगी। चौथी विशेषता है, भक्ति काल में भक्ति का मूल स्रोत जो दक्षिण भारत में था, उसको उत्तर भारत में आलावार भक्तों के उत्तर भारत में आलावार भक्तों के उत्तर भारत में फैलाने की अनुकूल स्थितियां प्राप्त थी। यानी जब दक्षिण भारत में जो भक्ति का मूल स्रोत चलता था, उसको उत्तर भारत में फैलाने का वो अवसर प्राप्त हुआ इस समय, तो इसलिए ये उत्तर भारत में फैल गया। अगली विशेषता, भक्ति काल में अवधी और ब्रज भाषा की प्रमुखता थी। और हम देखते भी हैं कि भी जो रामचरितमानस है, तुलसीदास ने और सूरदास ने, जो कृष्ण भक्त और राम भक्त हुए, इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का प्रमुखता से इसका प्रयोग किया, और इस समय सबसे प्रमुख भाषा के रूप में भी ये रही थी। तो भक्ति काल में अवधी और ब्रज भाषा की प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को अपन देखेंगे। तो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं, उसमें तुलसीदास जो राम भक्त थे, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी रामचरितमानस। सूरदास जो कृष्ण भक्त थे, इन्होंने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली भी लिखी। तो उसमें सूरसागर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, कि इसमें इन्होंने ब्रह्म गीत का भी जो भाग है वो इसी में संकलित है। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी जो एक सूफी संत है, इन्होंने रचना की थी पद्मावत की। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस काव्य की रचना की? इनकी प्रसिद्ध कृति थी पद्मावत। कबीरदास जी थे, इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से, क्यों कबीरदास जी खुद कहते हैं कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, अर्थात मैंने कागज को छुआ तक नहीं और पेन को हाथ में नहीं लिया, और ये लिख तो सकते नहीं। तो इनके शिष्य थे, तो इनकी वाणी को सुन करके इन्होंने वो ग्रंथ बनाया जिसमें साखी, शबद और रमेनी है, उसका नाम है बीजक। तो कबीरदास जी की रचना मानी जाती है बीजक। इसमें इन तीनों का साखी, शबद और रमेनी का संकलन है, ये है। इसके बाद में देखें तो हम ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि भी किसको मानते हैं? कबीरदास जी को। प्रेमाश्रयी अर्थात सूफी संत काव्य के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं जायसी। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि कौन है? तुलसीदास। और कृष्ण भक्त के प्रवर्तक कवि जिन्होंने फैलाया कृष्ण भक्ति को सबसे ज्यादा, वो हैं सूरदास। ठीक है, आगे देख। आगे है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल या कला काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी गई, इसलिए इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। श्रृंगार काल की प्रमुख विशेषता क्या है? कि इस समय श्रृंगार रस में सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी गई।
श्रृंगार रस में सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी गई, इसलिए इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अगला, रीतिकाल में ज़्यादातर कवि अपनी आश्रयदाताओं की प्रशंसा के काव्य में रचना करते थे, यानी अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए वो कविता लिखते। तो इस समय सबसे ज़्यादा रचनाएं अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखी गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु, रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु क्या है? नारी चित्रण रहा, क्योंकि श्रृंगार रस में सबसे ज़्यादा रचना लिखी गई, तो केंद्रीय बिंदु क्या हो गया? नारी। और नारी को केंद्र में रख करके इन्होंने सभी रचनाएं लिखी, सभी अर्थात बहुत ज़्यादा रचनाएं लिखी गई। अगला, रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ। रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ, अर्थात प्रकृति को उत्तेजित करके बताया गया, क्योंकि श्रृंगार रस में रचनाएं हुई, तो श्रृंगार रस को यदि बताना है तो उद्दीपन रूप में बताना पड़ेगा, तभी श्रृंगार रस में सुंदर रचनाएं हो सकती है। तो उद्दीपन रूप में रचनाएं हुई। अगला, रीतिकाल में ब्रज भाषा में काव्य रचना हुई। रीतिकाल की सबसे बड़ी विशेषता है इस काल में ब्रज भाषा का बहुलता से प्रयोग हुआ, क्यों? श्रृंगार रस में यदि रचनाएं लिखनी है तो ब्रज भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो मधुर है और मीठी वाणी में बोली जाती है, इसलिए इस समय ब्रज भाषा प्रमुखता से उसका प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्य धारा में देखें तो रीतिबद्ध काव्य धारा में सबसे प्रसिद्ध कवि रहे केशवदास, और इनकी रचना थी रामचंद्रिका, जो कि चंदों का अजायब घर भी कहा जाता है इसको। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। रीति सिद्ध कवि यदि माने तो बिहारी एकमात्र कवि है जो रीति सिद्ध है, और इनकी एकमात्र रचना है जो बिहारी छंद से ही है, जिसमें 712 दोहे प्रयुक्त हुए। और रीति मुक्त कवियों में देखें तो रीति मुक्त कवियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो गणानंद, आलम और बुद्धा कहता है। गणानंद की जो रचना है इसका नाम है इश्क लता। आलम की जो रचना है इसका नाम है इश्क विरह वारिस, और जो बुद्धा की रचना है इसका नाम है इश्क नामा। इसका नाम है इश्क नामा। रीतिकाल में वीर रस में रचनाएं करने वाले, जो महत्वपूर्ण बिंदु पूछते हैं आपको एक एक आंसर में या फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछते हैं, तो उसमें रीतिकाल में वीर रस में रचना करने वाले कवि कौन थे? वो भूषण थे। कौन थे वो? भूषण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतिकाल में वीर रस में रचनाएं करने वाले कवि भूषण थे। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास को क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है और इनका काव्य पढ़ने में बहुत कठिन लगता है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। आगे देखें आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में देखें तो आधुनिक काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे कि भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का दूसरा नाम पुनर्जागरण युग है। पुनर्जागरण युग। दूसरा है द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, वो उसको कहते हैं जागरण सुधार काल। भारतेंदु युग को तो कहते हैं पुनर्जागरण युग, लेकिन द्विवेदी युग को कहते हैं जागरण सुधार काल। फिर छायावादी युग, जो और उसके बाद में छायावादोत्तर युग। अब भारतेंदु युग का जो समय है वो 1857 ईस्वी से लगाकर, भारतेंदु युग का जो समय है 1857 ईस्वी से लगाकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। दूसरा द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से लगाकर 1918 ईस्वी तक का समय माना जाता है।
छायावाद का जो समय है 1918 से 1936 तक माना जाता है। अब छायावादोत्तर का युग है, उसमें हम अध्ययन करते हैं कि उसको देखें तो छायावादोत्तर में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आती है। प्रगतिवाद की देखें तो अब सबसे पहले अपन भारतेंदु युग की विशेषता देख लेते हैं। तो भारतेंदु युग की जो विशेषता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु युग में भारतीय कवियों ने भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास किया है। किसका? कि भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास किया कि भी ताकि लोग अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो, ऐसे काव्य की रचना की जिससे अंग्रेजों का विरोध हो। तो उसका विरोध प्रबल था उस समय कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद में ये काव्य लिखा गया, तो वो भारतीयता के लिए लिखा गया। दूसरा, भारतेंदु युग में समाज की दुर्दशा का चित्रण किया गया। भारतेंदु युग में समाज की दुर्दशा का चित्रण किया गया। अच्छा, समाज में जो गलत व्यवस्थाएं थी उसके विरोध में भी इस समय काव्य लिखा गया। अगला, भारतेंदु युग में भारतेंदु युग के कवियों ने अपने हास्य और व्यंग्य प्रधान काव्य लिखे। व्यंग्य रचनाओं के द्वारा अंग्रेजी शासन पर गहरी चोट की। ठीक है। अगला, भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। कोई समस्या आ जाए यदि काव्य लिखने में तो उसकी समस्या पूर्ति, अर्थात आपको एक कोई पंक्ति दे देंगे और पंक्ति देकर बोलेंगे इसके ऊपर एक कविता लिखनी है आपको, और कविता के अंत में वो पंक्ति आनी चाहिए। ऐसी समस्या पूर्ति के रूप में भी वो काव्य लेखन करते थे, इसलिए उसको समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य लिखे जाने लगे। उस समय समस्या पूर्ति बहुत महत्वपूर्ण इस समय की रचना थी। कौन सी? समस्या पूर्ति। आगे, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और उनकी रचना थी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी,